कुछ में शब्दों का अभाव महसूस करती हूँ, परंतु मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इनके कुशल नेतृत्व में ही हमारे संस्थान ने सफलता की शिखर पर पहुँच चुका है। और मैं धन्यवाद देती हूँ निदेशक महोदय का, और आशा करती हूँ कि सर आप इसी तरह से हमारा नेतृत्व करते रहेंगे और हमें आपसे बहुत कुछ सभी सीखना है, तो आपका बना रहेगा हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद। और हमारे जो अतिथि वक्ता हैं उनका स्वागत करें। और डॉक्टर धीमन जो हैं वो जो है उनका बहुत लंबा जो है कैरियर रहा है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में, और पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंज का माहौल है और क्लाइमेट चेंज और अर्ली वार्निंग सिस्टम और मलेरिया, तो उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज हम सब लोग जो है उनके लेक्चर में के बारे में सुनेंगे। और दूसरा बहुत बड़ा आज अच्छा सहयोग है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हुए हैं। और अब इनकी तमन्नाएं और भी हैं, वो एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी अब हम जहाँ भी जाएंगे कम से कम आईसीएमआर का झंडा फहराएंगे। वो हमारी बड़ी खुशी की बात होगी कि आप लोगों ने कोविड-19 में इतना अच्छा कार्य किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि यहाँ पर आप मौजूद हुए हैं और हम लोगों के बीच आए हैं। और इससे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं इनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप बैठ जाइए प्लीज़। तो हम सब लोग जो यहाँ पर आज बैठे हैं और जो ये उत्सव मना रहे हैं, सबको पता है कि जो 28 फरवरी है वो जो है विज्ञान दिवस के रूप में, साइंस डे के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि हम इस बार आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया 75, वो हम सबके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और भारत सरकार में जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है डॉक्टर विजय राघवन जी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो, और विज्ञान प्रसार जो डीएसटी का एक ऑटोनोमस बॉडी है, इन सब ने मिलकर ये सोचा कि इस बार जो है एक मेगा साइंस वीक मनाया जाए। और उसमें जो है पूरे इंडिया में 75 लोकेशंस में अगर हम विज्ञान का उत्सव मनाएं। पिछले 75 सालों में अगर आप देखो तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। अगर आप 75 ईयर्स पहले जाओ, जब हमारी आज़ादी हुई थी, उस टाइम हमारे पास ना कंप्यूटर थे, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था। हेल्थ के जो इंडिकेटर थे, चाहे आप मैटरनल मॉर्टिलिटी देख लो, चाहे इन्फेंट मॉर्टिलिटी देख लो, और जो बीमारियां थीं, चाहे उसमें पोलियो रहा हो, चाहे उसमें मलेरिया रहा हो, चाहे वो टीबी रहा हो, तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी। और आज अगर हम बात करते हैं 75 ईयर्स के बाद जो देश में प्रगति हुई है, तो उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले साइंस कांग्रेस में एक नारा दिया था। पहले था जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था। फिर उसको जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जब हमने जो है एटॉमिक बम का विस्फोट किया था पोखरण में। लेकिन जब अभी थोड़े दिनों के पहले, 2 साल पहले जब विज्ञान कांग्रेस हुई, तो उसमें मोदी जी ने उसमें ऐड कर दिया था जय अनुसंधान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान को इतना ज़्यादा बल मिल गया उससे कि बिना रिसर्च के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब हमने पिछले कई सालों में, जैसे पोलियो जैसी बीमारी थी, पोलियो को हमने इंडिया में से ख़त्म कर दिया। प्लेग इतनी खतरनाक समस्या थी, आज हम लोग प्लेग से मुक्त हो चुके हैं। अभी ह्यूमन में प्लेग जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और कॉलरा से जितनी मौतें हो जाती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। बहुत सारी हमने उसमें शोध कर ली है। ORS जैसी चीज़ आ गई जो कि घर में बैठ के भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। वैक्सीन के ऊपर भी ट्रायल हो चुके हैं, नई दवाएँ बहुत सारी आ गई हैं। टीबी में भी काफ़ी हमने तरक्की की है और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि टीबी को कैसे एलिमिनेट करें 2025 तक। मलेरिया के क्षेत्र में जो पहले मलेरिया की महामारियाँ होती थीं उनमें भी काफ़ी हमने नियंत्रण किया है, और डॉक्टर धीमन सर आज बताएंगे भी हमें। और मलेरिया का भी हम लोग एलिमिनेशन की बातें कर रहे हैं कि 2030 तक हम कैसे मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। और दूसरे हेल्थ इंडिकेटर अगर देखें तो आप देखो, अगर मैटरनल मॉर्टिलिटी में भी बहुत कमी आ गई है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी में बहुत कमी आ गई है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाकी तो हमने जो है स्पेस के क्षेत्र में बहुत तरक्की करी, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी काम किया है, कृषि के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज हमें गेहूं नहीं मंगाना पड़ता है, 70 के दशक में हमें गेहूं नहीं मंगाना पड़ता था, ये हालत थी हमारी। और लाल गेहूं हम लोग अमेरिका का खाते थे जो उनका रिजेक्ट हो जाता था। तो इसी प्रकार हमने इस बार मेडिकल रेवोल्यूशन करके दिखा दिया कि हमें कोविड जैसी महामारी, जहाँ बड़े बड़े देश जिनकी अगर आप देख लो हेल्थ का बजट इंडिया से कम 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है,
वो सब धरातल पे आ गए। अमेरिका जैसा कंट्री आपने देखा होगा, आए दिन कितने केस वहाँ हुए और वो रिकवर नहीं कर पाए। यूरोप जैसी हालत, उनका जो है अगर आप जीडीपी देखो हेल्थ में कितना ज़्यादा है और वो कहाँ टिक रहे थे। उसको देखते हुए भारत जैसा विशाल देश जिसकी विभिन्नताएं आपको पता है कि लेह लद्दाख से लेके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की जैसी जगह, रिमोट एरिया और नॉर्थ ईस्ट जैसा ये सबको देखते हुए जब कोविड ने इंडिया में दस्तक दी, हमारे पास सिर्फ एक लैब थी एनआईवी पुणे की, और आज हमारे पास 3000 से ज़्यादा लैब हैं। और टेस्टिंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन ए कंट्री लाइक इंडिया। आप कहीं पर भी कोई भी टेस्ट करा लो, आरटीपीसीआर टेस्ट हो, रैपिड टेस्ट कराना हो, हमने जो उसको रीपर्पस हमने टेस्ट निकाले जिसमें ट्रू नेट जैसा था, सीबी नेट जैसे थे, तो उसको हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। सब टेस्टिंग तक आ गई और सब कुछ आत्मनिर्भर के तौर पे हुआ। हमें ना कोई किट बनाने की ज़रूरत पड़ी। हमारे अंदर जब नया नया N95 मास्क की भी कमी होती थी, आज हमारे पास N95 मास्क हम खुद बना रहे हैं, सरप्लस में है। सैनिटाइजर हमारे पास सरप्लस में हो चुके हैं। टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। और जब आई बात वैक्सीन की, तो हमारा अपना देश था कि और आईसीएमआर था कि हमने जो कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन डेवलप करी, भारत बायोटेक के साथ पार्टनरशिप की, और वैक्सीन भी हमने जो है फटाफट बना के 9 महीने के अंदर, जो वैक्सीन का डेवलपमेंट 10 साल लगता है, 9 महीने के अंदर हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन जो कोवैक्सीन थी और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, तो दो वैक्सीन हमारे पास। अगला जो काल है, जो भारत सरकार ने बोला है और प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अब 22 के बाद से जो 47 तक का जो काल है उसको अब अमृत काल बोल रहे हैं। तो अमृत काल के लिए हमारे जो नए बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर क्या जो है उनका कैसे प्रोत्साहन मिले, कैसे मोटिवेशन मिले, और उनको ये रियलाइज़ करना है कि लास्ट 75 ईयर्स में हमने जो अचीव किया है उसको हम सेलिब्रेट करें, उनसे हम इंस्पायर हों। अगर आप देखोगे जो पोस्टर लगे हुए हैं वो आपको इंस्पिरेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं कि फ्यूचर में हम कैसे अच्छे नागरिक बन जाएं, और जो भी समस्याएं आ जाती हैं, जो चुनौतियां आ जाती हैं, उससे हम कैसे सामना करें। और हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये नहीं करना है कि हमें अमेरिका पे जाना है, यूरोप पे जाना है, हमें अपने को मजबूत बनाना है। तो ये बहुत अच्छा मौका है और ये सेलिब्रेशन ऑफ साइंस है, और इस समय हमें आपस में एक दूसरे को सहयोग करना है। पीछे जो हमने अचीव किया है उसको हमने से सीखना है और आगे जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना करना है। तो बहुत खुशी का मौका है कि आज इतना अच्छा आयोजन हुआ है। और डॉक्टर RC धीमन जी जो हैं वो बहुत ही योग्य वैज्ञानिक हैं, बहुत ही जो है एक्सपीरियंस वैज्ञानिक हैं, और उनके बारे में जो है वो NIMR में साइंटिस्ट जी के पद पर से अभी थोड़े दिनों पहले रिटायर हुए, लेकिन अभी भी वो जो हैं वो इमरिटस साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे एक पूरा का पूरा उनका एक सेल भी चल रहा है, सेंटर फॉर जो है वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड मलेरिया। और क्लाइमेट के बारे में हमारे माउंटेनियर बैठे ये भी जानते हैं कि जो से वातावरण बदल रहा है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है, और जब ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है तो डेंगू जैसे रोग बढ़ के आ रहे हैं। और जो क्लाइमेट की चेंज में जब होता है तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। कोविड-19 का भी कुछ ज़्यादा जोड़ जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और ग्लोबल जो है आजकल ग्लोबल ट्रैवल भी इतना बढ़ गया है, तो अगर एक बीमारी एक देश में होती है दूसरे देश में तुरंत आ जाती है। तो हम एक बार डॉक्टर धीमन का फिर से जो है उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने लेक्चर से जो आज हमारे यहाँ उपस्थित लोग हैं उनको लाभान्वित करें, और डेफिनेटली उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनीकांत साहब। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शुभ मौके पे मुझे आमंत्रित किया। जब आपने मुझे आमंत्रित किया मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि हाँ, प्रगति इतनी हुई है कि हम इस महोत्सव को मना सकते हैं, जो हमने आज से बहुत पहले इवन कभी मंत्रालय में भी आपके साथ गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। तो आज का मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है सुदूर संवेदन, मतलब सैटेलाइट से होने वाले रिमोट सेंसिंग, और एक शब्द है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिपार्टमेंट ने जो सैटेलाइट्स बनाए हैं इसमें इतनी प्रगति हुई है और उनका उपयोग बहुत सारे शाखाओं में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। मैं आपको ऐसे शेयर करना, मेरे ख्याल में स्कूलों के बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं कार्यक्रम में। 3 प्रकार के सैटेलाइट हमारे देश में हैं जो हमारे देश ने बनाए हैं। तो मेरा आज का जो व्याख्यान होगा वो ज़्यादातर
रिमोट सेंसिंग पर होगा, सुदूर संवेदन वाले उपग्रह। कुछ उपग्रह एक ही जगह रहते हैं, कुछ जगह घूमते रहते हैं। तो रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट घूमते रहते हैं, वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और उसका प्रतिबिंब रिकॉर्ड करते रहते हैं। इस बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। जो रिमोट सेंसिंग के उपग्रह हैं वो सन सिंक्रोनस बोलते हैं उनको, सन सिंक्रोनस मतलब सूर्य होना चाहिए। इसका सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उपस्थित सभी जितने भी भौतिक चीजें हैं उनके ऊपर पड़ती है और अपने भौतिक संरचना के अनुसार इमेज में, उस इमेज से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ये फोटो नहीं है, इसको इमेज, ज्यादा अच्छी इमेज नहीं आ पाती क्योंकि बीच में बादल आ जाते हैं। पढ़ने मूव कर नहीं रहा हूँ अभी। अच्छा, तो बादल आ जाते हैं तो इसके लिए फिर एक रडार एक टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोवेव से चलती है, वो दिन और रात इमेज ले लेती है। ऐसे केस में जहाँ पर बादलों की वजह से या नाइट में हम इमेज ना ले सके तो रडार हमारे पास है जिनसे हम इसके बारे में जान सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता दूं, सैटेलाइट ये स्पेस में अंतरिक्ष में करीब 900 किलोमीटर दूर रहते हैं ऊपर। और ये जो वेदर वाले सैटेलाइट, मौसम वाले, ये करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर है। और रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट 900 सूर्य की किरणों में ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जिससे हम सभी चीजें देख पाते हैं, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। जिसको ये माइक्रोवेव है जो रडार की टेक्नोलॉजी है, तो माइक्रोवेव लेती है। और ये रेडियो वेव्स हैं, आपके हमारे कम्युनिकेशन में काम आते हैं। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब ये विजिबल, ये मैं आपको ये हमारी कितनी प्रोग्रेस रही, विज्ञान ने, सैटेलाइट ने कितनी प्रोग्रेस की है, ये आप देख के हमें भी आश्चर्य होता है। सबसे पहले 1988 में छोड़ा गया और इससे हमारी इंडिजिनस बिल्कुल घरेलू तकनीक हो गई और हम इससे अपने सारे काम जितने भी विभिन्न शाखाओं में इसका प्रयोग करने लगे। हमने भी रिसर्च यहीं से शुरू कर दी थी। 1990 से हमने सैटेलाइट का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये वेक्टर, हाँ कर रहा हूँ। हमारे सैटेलाइट को हमारा पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A छोड़ा गया। अब हम सोचते हैं जब हम वेक्टर बोर्न डिजीज पर काम कर रहे थे, आपने कभी देखा है कि किसी गांव पे आप सड़क पे जा रहे हो, बड़ा क्वेश्चन आता था, सड़क पे जाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, आप गांव को देख के कैसे टोलेंगे, बहुत थोड़ी दूर तक आएगा। यदि हम 1 किलोमीटर का कोई वैसी सारी चीजें दिख जाए जैसी हैं, वो कहीं तो नहीं ले सकते। क्या हम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि मेट्रोलॉजी से ना मिले, मौसम विभाग से ना मिले, तो कहां से लेंगे? आज हमारे यहाँ होता है कि नहीं होता। तो ये यदि इस गुण को हम इस्तेमाल कर लें तो हमारे सभी गांव का, एक गांव का मैप बना सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इस गांव में मलेरिया होता है, होगा या नहीं होगा। और रही मैप की बात, विलेज लेवल मैप आज हमारे देश में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, GIS की। जब हमने ट्रेनिंग लेना शुरू किया तो लोग हंसते थे कि मच्छर वाले सैटेलाइट से क्या देखते हैं। तो हम नए थे, बिगिनर थे, हमारे देश में उस समय सबसे पहले ICMR NIMR ने इस्तेमाल किया इसका। तो हमने सोचा ये हम कैसे इसको प्रयोग में लाएं मॉस्किटो बोर्न डिजीज में। तब हमने सोचा कि ये मॉस्किटो को नहीं देखता, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग देखेगा उनके हैबिटेट्स को, कहाँ वो रहते हैं। जैसे घर कहीं देखोगे मॉस्किटो पनप सकता है। तो इन 3 चीजों का मैपिंग से हमने सोचा इसको हम रिमोट सेंसिंग को कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे हम इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मॉस्किटोजेनिक हैबिटेट, मतलब मच्छर जनित ऐसी हैबिटेट की हिंदी पता नहीं क्या होती है, मॉस्किटोजेनिक हैबिटेट्स को। इसमें आप देख सकते हैं पानी भी है, घर भी है, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, सब कुछ है। इस साइड में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, ये बंजर एरिया है, ये पत्थर है बेसिकली, और ये स्क्रब है, ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है, वाटर बॉडीज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लगभग नॉन मलेरियस एरिया था। तो पूरी इमेज देखकर हम बता सकते हैं कि इस एरिया में मलेरिया नहीं हो सकता। तो कैसे कोई जो बहुत धन्यवाद। समय दिया और इतना ज्ञानवर्धन किया। आशा करती हूँ कि स्कूल
स्कूल के जो बच्चे हैं उनके बीच एक वैज्ञानिक सोच पैदा करने में काफ़ी सक्षम रहा है आपका व्याख्यान, और इससे सब वर्ग लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर रजनीकांत और RMRC गोरखपुर का पुरानी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में एकत्रित हों और कोऑर्डिनेटर से अनुरोध है कि वो बच्चों को मार्गदर्शन करें, और वहाँ पे जो भी सामग्री इसके लिए ज़रूरी है वो आपको वहीं पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स मौजूद रहेंगे। प्रौद्योगिकी में उन्नत बनने के साथ रोबोट स्वचालन हमारे जीने, हमारे काम करने के तरीके, हमारी कार्य क्षमता और सुरक्षा के स्तर को बदल रहा है। ये स्वायत्त रूप से काम करने वाले उपकरणों की नई पीढ़ी को रेखांकित करने वाली ड्राइविंग तकनीक बनने वाली है, जो कि डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच पुल का काम कर सकती है। भारत में ये परिवर्तन कैसे होने जा रहा है? हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कैसे बन सकते हैं? स्मार्ट विनिर्माण कैसे अपना सकते हैं? क्या नव विज्ञान और नवाचार इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देंगे? क्या हमारे पास इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तकनीक और ज्ञान उपलब्ध है? क्षेत्र में अपने अभिनव विचारों के साथ आगे आई हैं। ऐसी ही एक कंपनी है ग्रिडबोट्स। ग्रिडबोट्स अहमदाबाद की कंपनी है। इसे 2007 में स्थापित किया गया था। कंपनी रोबोटिक्स, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन विजन के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी ऐसे रोबोट विकसित करती है जिनका उपयोग उद्योगों में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि परिमाण माप, छटाई और ग्रेडिंग। इस तरह के रोबोट का उपयोग बाहरी कामों में भी किया जाता है, जैसे कि विभिन्न इलाकों में निगरानी। आंतरिक इंजन ग्रिड आई स्वायत्त रूप से योजना बनाने और नेविगेट करने में सक्षम है। आइए देखते हैं कि ग्रिड आई इंजन क्या है। ये रोबोट सेंसर और कैमरों की एक श्रृंखला से इनपुट को संसाधित करके प्रभावी प्रतिक्रियाओं और कार्यों की योजना बना सकता है, जिसमें सुरक्षा जैसा कि इंसान करता है। perceive its environment the way a human being does. ये कैसे काम करता है? एक एल्गोरिदम होती है जो रोबोट डिवाइस को परिवेश का आकलन करने और उससे डेटा को समानुक्रमित करने में मदद करती है। फिर डेटा को प्रसंस्करण इंजन में भेजा जाता है, जो आवश्यक डेटा को फिल्टर करता है और इसे बहुत तेजी से संसाधित करता है। इसी डेटा के आधार पर रोबोट कार्य करता है। प्रोसेसर में उच्च स्तर की सटीकता होती है, जो इन रोबोट को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से काम करने में मदद करती है। सबसे पहले आपको कई चीजों की पहचान करनी होगी जो कि वीडियो में मौजूद हैं, और फिर उन्हें जैसे वो 3D कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में पहले ग्रिडबोट के इंजीनियर ने हमारे कारखाने और हमारे गोदाम का दौरा किया और उन्होंने समाधान निकाला। उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसी प्रणाली है जो सामग्री को स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम है, और वह रोबोट नुमा हाथ सामान को जमीन और कुछ ऊंचाई से उठाने में सक्षम है। वो लगभग 90% उत्पादन सरकार के लिए करते हैं। उनके ग्राहकों में गृह मंत्रालय, भारतीय नौसेना, ONGC, इसरो, IIT गांधीनगर सेवा देने वाले रोबोट बनाती है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से भीतरी या विभागीय लॉजिस्टिक में किया जाता है। उदाहरण के लिए छोटे रोबोट किसी संगठन में थोड़ी दूरी तक पहुंचाने के लिए भारी सामान ले जा सकते हैं। बिना इंसानी संपर्क के सामान पहुंचाने वाले रोबोट भी हैं, और कुछ रोबोट ऐसे हैं जो इंसानों की तरह रोबोट की सभी संभावित गतियों का अध्ययन है। प्रत्येक रोबोट में रडार, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स
एग्ज़ाम मन की बात भी करते हैं बच्चों के साथ, वो जो है आपस में बात पूछते हैं कि आपने कोविड के टाइम पर जब ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी, आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उस टाइम आपने क्या सीखा और उस टाइम आपके साथ क्या ऐसी समस्याएं आईं जो आज आपको लगता है कि अगर हमारी ऑनलाइन के बजाय हम स्कूल जाते वो ज़्यादा बेटर था या ऑनलाइन की एजुकेशन ज़्यादा बेटर है? चलो यही बता दो हमें, कोई भी एक आ जाए। विच सिस्टम इज़ मच बेटर, ऑनलाइन एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन ऑफिस में जाने के बाद या कॉलेज में जाने के बाद? आप वही माइक लेके बता दो। Class 9th B and although I You can speak in English or Hindi, whatever. हाँ, you be comfortable, आराम जैसे घर पे बात करते हो। सर मेरी तरफ से सर ऑनलाइन क्लास उतना अच्छा नहीं है। ऑनलाइन क्लास सर कभी नेट की दिक्कत होती है तो सर मतलब समझ में नहीं आता ऑनलाइन क्लास में। उस तरह ऑफलाइन क्लास में सर सामने टीचर होता है तो कोई भी मतलब जो डाउट है उसको हम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में उतना अच्छे से वो सर नहीं होता। और बताओ बच्चों साथियों, और क्या क्या प्रॉब्लम है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रियली यार क्लास में हो? सर 9th B। 9th B में है तो आप 9th में आ रहे हो, आपके कैरियर मेकिंग ईयर आ रहे हैं, 2 साल के बाद आप 12th में आ जाओगे। तो 12th में आपने कुछ सोचा आप क्या फ्यूचर में बनना चाहते हो? साइंटिस्ट बनोगे, IAS ऑफिसर बनोगे? सर IAS ऑफिसर। IAS ही बनना है? IAS बन के क्या कर पाओगे? IAS में ऐसा क्या है कि IAS बन के आप क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हो? सर देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए कुछ करना है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। चलो और दूसरा कौन आ रहा है? ऐसा एक लीडर है जिसने आपको बहुत अधिक इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो महात्मा गांधी हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, दलाई लामा हो सकते हैं, APJ कलाम भी हो सकते हैं। तो कौन ऐसा है जो इंस्पिरेशन आपको इंस्पायर करता है? यहाँ बताओ ना, आप जो भी आप दोनों हैं। So good afternoon everyone. My name is Jahavi Shah and I'm a student of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University. So I think the leader who has inspired me the most is a scientist, because they are
बिकॉज आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट साइंस। हम जो कुछ भी करते हैं हमारे लाइफ में, जो कुछ भी होता है, कहना बहुत आसान है, सब कोई कह देता है ये ऐसे होता है, ये कर लो, बट अगर हमें सच में किसी को अपना लीडर बनाना है या मानना है, और क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है मेरे रोल मॉडल है MS स्वामीनाथन, जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत कुछ किया था। आज हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है, जैसा आज हमें सर ने भी बताया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम युवाओं को, हम आज के युवा हैं, तो हमें जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं चीज़ें, उन पे ध्यान ना देते हुए साइंस में थोड़ी और रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि साइंस की मदद से ही, विज्ञान की मदद से ही सब कुछ पॉसिबल है। सो थैंक यू, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना रोल मॉडल किसी साइंटिस्ट को बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेरी गुड, चलो आपको भी बोलना है। So first of all, good afternoon everyone. I Anushka Gupta from class 9th, a student of Saraswati Shishu Mandir, Rapti Nagar. So I want to become a student of science because I want to do in my life everything as possible what I can do. But my leader was the APJ Abdul Kalam. I want to become a doctor in my life, and I want to become a student of life because I want to change the world as possible as I can. Because I want to the future of this state. So I would like to say that I want to become a best doctor of the world. So my aim was to become a doctor, and I was to become. My idol was my dad because I must deserve it because I want everything as possible as I can do. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा कहा है कि सेव मेनी लाइव्स। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षक एवं शिक्षिका, आप सभी को वायुसेना विद्यालय से शुभम मिश्रा का प्रणाम। सबसे पहले तो सर आपके 3 प्रश्न थे। पहला था कि ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन कौन बेहतर है, दूसरा हम क्या करना चाहते हैं भविष्य में, एवं तीसरा हम किससे इंस्पायर्ड हैं। सर सबसे पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में मैं ऑफलाइन एजुकेशन को बहुत बेहतर मानता हूँ, क्योंकि सर प्रैक्टिकल नॉलेज सर और जो लर्निंग प्रोसेस है वो सर बहुत ही बेहतर है सर। और हमारे सेवरल साइंटिस्ट या फिर जो भी एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि एजुकेशन सिर्फ वही नहीं है जो हम बुक्स से सीख के आ रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस इज द बेस्ट वे टू अचीव एजुकेशन। और सर अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी लीडर से प्रभावित हुआ हूँ तो मुझे लगता है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सर एक सर ऐसे व्यक्ति जो इतने नीचे पायदान से आके और इतने बड़े सपने साकार करके गांव में विकास करके, मैं चूँकि सर बिहार से आता हूँ, वहाँ पे सर बहुत ही दुर्गम स्थितियाँ हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, कुछ भी सर पहले सही नहीं था। अब सर हर चीज़ अब एक एक करके अब लाइन पे आ रहा है। सर आज वहाँ पे उपचार हो रहे हैं। पहले तो सर मैंने ये भी सुना था कि वैक्सीन लगना एक बहुत बड़ी बात थी, आज तो सर डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है, वैक्सीन लग रहे हैं सबको। और सर एक से एक विद्यालय खुल रहे हैं, शिक्षा का जो भी व्यवस्था है बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यूं गति से यही काम करते रहे और हमारे भारत को यूं विकसित करते रहें। और हम लोग भी धन्य हैं आपके जैसे प्रधानमंत्री, आपके जैसे नेता को पाके। और तीसरा चीज़ जो सर आपने कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ भविष्य में, सर मैं IAS ऑफिसर बन के इस देश का सेवा करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सर बहुत सारे प्रश्न होंगे कि क्यों सेवा हम कोई और पदों पे जाके नहीं कर सकते हैं, IAS ही क्यों है। तो सर सबसे पहला बात कि बहुत लोग कहते हैं कि IAS बनने से पहले तो बहुत सपने होते हैं, लेकिन IAS बनकर भी वो लोग उसी लाइन में चले जाते हैं। मैं सर इस भ्रम को मिटाना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर मेरा सिलेक्शन हो तो मुझे अपना राज्य बिहार ही मिले, क्योंकि मैं सर वहाँ से आया हूँ और मैं वहाँ की सभी दिक्कतों को, परेशानियों को जानता हूँ एवं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ही अच्छा अपने राज्य का विकास कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिनिस्ट्री में जाते हैं, अधिकतर IAS ऑफिसर बिहार कैडर के ही हैं और बिहार के ही हैं और उसके अंदर बहुत अच्छा जज्बा है। और प्रधानमंत्री के बारे में जो उसने बात बताई है कि एक चाय बेचने वाला जो है, जिसका कोई पूछने वाला भी नहीं था, स्ट्रगल किया, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। और सबको पता है कि पहले ना वो जानते थे, पहचानते थे, पहाड़ों में चले जाते थे,
और गुफाओं में रहते थे। सडनली अटल बिहारी वाजपेयी ने पकड़ लिया उनको, उसका गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया और तीन बार जो है करीब 15 साल जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे और पिछले 2 टर्म से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और चाह रहे हैं देश में कुछ नया बन जाए, कुछ देश आगे बढ़ जाए। और वही है कि आज हम तरक्की कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी उन्हीं का ही जो है ये कंसेप्ट जो था, ये उन्हीं का कंसेप्ट है कि हम 75 साल हुए हैं तो भारत विश्व गुरु बने, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और साइंस की जब बात होती है, जो आपने वैक्सीन की भी बात बताई थी कि आज हम लोग सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपनी वैक्सीन है और वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस देश में, पहाड़ों से लेके रिमोट एरिया से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके दूर दूर तक 170 करोड़ 180 करोड़ डोज वैक्सीन की दे दी गई हैं इतने कम टाइम में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये साइंस की देन है और वही रीज़न है कि हम आज साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शुभम, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम थोड़ी दिनों बाद देखेंगे ही विल बिकम ए IAS ऑफिसर। बिहार में पढ़ती हूँ। सर, आपने पहला प्रश्न पूछा था कि ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में से ज़्यादा बेटर क्या है, तो सर मेरे हिसाब से भी ऑफलाइन क्लास ही बेटर है। हाँ, कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस ने ही हमारी मदद की है और हमारे शिक्षा को रुकने से बचाया है। सर फिर भी जो सारी चीज़ें हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में सीखने को मिलती हैं और जो टीचर से हमारा इंटरेक्शन बन पाता है ऑफलाइन क्लासेस में, वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बन पाता है। हाँ, कई सारे ऐप्स जो लाइव डाउट सॉल्विंग है, बहुत सारे नए नए फीचर्स लेके आए हैं कि हमें ऑफलाइन क्लासेस की अनुपस्थिति महसूस ना हो, पर फिर भी एक बच्चा जो अपने टीचर से, अपने अध्यापकों से जो भी अपने मन की बात कह सकता है, और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही समस्या नहीं होती है, एक बच्चे को कई सारी समस्याएं होती हैं और हमें सब कुछ अपने टीचर्स से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम लोग उनसे थोड़ा भी हमारा मतलब क्लोजनेस है तो हम उनसे सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में हम सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रह सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस हम कोई भी चीज़ें प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ सिर्फ थियोरेटिकल है तो वो तब तक कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं कर लेते हैं तब तक वो चीज़ जानने समझने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, थ्योरी में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, पर जब वो चीज़ हमारे सामने प्रैक्टिकली आती है और अगर वो हम लोग फेस कर लेते हैं तब समझ में आता है कि हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोगों के पास जो नॉलेज है उसका मतलब क्या है। और सर सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका कि हमें हमारा आदर्श क्या है। सर मेरे आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, वो जो कि साइंस के इसमें थे। मुझे साइंस या साइंटिस्ट या डॉक्टर में से कुछ भी नहीं बनना है, फिर भी मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे साइंटिस्ट या रिसर्चर ये सब बनना चाहें उनके ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मार्गदर्शक हो सकते हैं। मुझे APJ अब्दुल कलाम शिक्षा के वो। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी सामने आती है उसको सिर्फ उसको यूज करिए, मील के पत्थर की तरह, एक सीढ़ी की तरह यूज करिए, लेकिन अपने विजन के प्रति स्पष्ट रहिए। जैसे उन्होंने बोला देश की सेवा, तो इन केस IAS, ईश्वर करें आप IAS बनेंगे और निश्चित है मुझे पता है कि आप बन भी जाएंगे, लेकिन अगर IAS करके देश सेवा है और कमोबेश किन्हीं भी कारणों से आप जिस जगह भी रहिएगा देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे आपको वहां भी आयाम मिलते रहेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति, उसके कारण के प्रति हमेशा जागरूक रहिए। और तीसरी, और संसाधन की कमी कभी जीवन में सबके पास आती है, अप डाउन जीवन में हर व्यक्ति के साथ आते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट है, कारण स्पष्ट है, तो कभी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। और इसके लिए सबसे अपने से ही सिर्फ बात करते रहिए, कारण ढूंढिए और निश्चित है कि आप उस जगह पे सफल हो जाएंगे। सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, इसलिए फिर मैं कहूँगा स्पोर्ट्समैन बने रहिएगा लाइफ में, चाहे आप कुछ भी बन जाइएगा, लेकिन जो दिल दिमाग की स्पोर्ट्समैन का रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करा रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए सभी बच्चों का सादर अभिनंदन है, और दूसरा उनके टीचर का, क्योंकि टीचर ही मोटिवेट करता है। तो टीचर को जो है समर्पित है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको एक हम कह सकते हैं
कि बच्चे एकदम ऐसा है कि हमने चित्र बना दिया लेकिन रंगा नहीं। तो रंगने का जो काम करता है वो टीचर करता है। कभी भी जैसे पुराने परंपरा में ना कोई अपने माँ बाप से जाना जाता था, वो हमेशा किससे जाना जाता था? जब परशुराम जी जो है लक्ष्मण जी से जो है पूछते हैं, लक्ष्मण जी जब उनको जवाब देते हैं तो परशुराम जी उनसे यही कहते हैं, लक्ष्मण ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये विश्वामित्र बोल रहा है। तो मैं उस तरह से चाहता हूँ, क्योंकि आप ही हैं, टीचर ही ऐसे हैं जो इस पूरे जो अमृत काल आने वाला है, इस अमृत काल को आप ही भर सकते हो। आप ही टीचर हो, आप ही बदल सकते हो। नहीं तो फिर बाद में आप पछताएंगे कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, और बच्चे फिर कहेंगे कि मुझसे तो तेरे दो आंसू ना बदले गए। अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। तो इसीलिए बच्चों हमेशा जो टीचर कहते हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि आप संपर्क में रहते हैं, उस ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं जो आपको मोटिवेट करती है, और जो मोटिवेट कर सके वही आपका गुरु है। ठीक है, वो मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है। आपके माँ बाप सर से हम लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग सर का एक है कि सुबह 9 का मतलब है तो इन टाइम, अगर 9 बजे आना है तो सर 8:55 पर आ जाते हैं। अब हम लोग सर धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं सर उस वाले टाइम में जो है आने के लिए, कि हम लोग भी इन टाइम आना जो है शुरू कर दे सर। और दूसरा यही चीज है कि सबसे पहला है कि किसी भी लक्ष्य को आप तभी पा सकोगे जब आप समय की इज्जत करोगे। जब आप समय की इज्जत करोगे तो आप अपने आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। और मैं यही चीज चाहता हूं, आप जिस भी फील्ड में रहें, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब भी आप देश कार्य कर रहे हैं, आप समाज का कार्य कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जो टीचर हैं जो अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं वो भी देश का, जो साइंटिस्ट है लैब में रह करके या फील्ड में रह करके काम करता है वो भी देश सेवा कर रहा है। तो इसीलिए जो भी काम करिए वो देश सेवा का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए आप भी बदल सकते हो इस अमृत काल को, जो भारत अभी भी जो है कहा जा रहा है कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इस अमृत काल में आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप कंट्री बना दें। जय हिंद, जय भारत। गुरु ही हैं, जो कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मेरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने बस इतना अपना बात रखना चाहा कि इस विज्ञान महोत्सव पे हम अपने सभी शिक्षकों की तरफ से आज ये प्रण लेना चाहते हैं कि इस विज्ञान महोत्सव को पूरा सार्थक बनाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और हमारा ये आज का ये प्रण है कि अपने प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विज्ञान महोत्सव, जो अनुसंधान के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया है, उसको पूरा सार्थक बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। अनुसंधान परिषद के निदेशक महोदय, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हमारे जो वैज्ञानिक हैं, यह कार्यक्रम एकाएक सूचना मिली कि कोई प्रदर्शनी है विज्ञान की, जिसके लिए भैया बहनों को लेके जाना है। मन में था कि कुछ इस तरह से कुछ मॉडल्स वगैरह होंगे जिसको देखना है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये लगा सार्थकता, और वास्तव में विभिन्न लोगों के विचार और आज़ादी का अमृत महोत्सव देश बना रहा है। एक समर्थ नेतृत्व इस देश का नेतृत्व कर रहा है,
और शिकागो में विवेकानंद जी ने जो पताका हमारी संस्कृति की फहराई थी, उसके बाद पहली बार मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिलने के बाद दुनिया हमारी संस्कृति से और भारत से एक बहुत अच्छे तरीके से भारत को समझ रही है। और अभी जैसे एक जो यहाँ के आदरणीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने विचार रखा कि जापान में वो अपना जो कार्य कर रहे थे, वास्तव में इस कोरोना का जब फर्स्ट फेज शुरू हुआ था तो न्यूज में जिस तरह की चीजें आती थी तो एक बार सबका मन ऐसा लगता था कि शायद हो सकता हो कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाए। लेकिन हमारे चिकित्सक, हमारे वैज्ञानिक या चिकित्सा के जगत से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन लोगों ने किस तरह से अपने प्राणों की बाजी लगा के किस तरह से लोगों के जीवन को बचाने का कार्य किया। ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि आप लोगों की ये सेवा, राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में जो आपकी सेवा कोरोना काल में रही, हम लोग आर्मी को जो देश के सीमाओं की सुरक्षा करती है, उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से हमेशा ही एक सम्मान का भाव रहता है कि हमारी आर्मी जो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। लेकिन पहली बार देश के अंदर सुरक्षा करना था, देश के लोगों के प्राणों की सुरक्षा करनी थी। और उस कार्य को करने में आप लोगों ने जो प्रयास किया, उसके लिए निश्चित रूप से देश सदैव आपका आभारी रहेगा। आज विद्यालय खुल गए हैं, आज तमाम गतिविधियां जो अभी प्रतिबंधित थी संचालित हो रही हैं। इसके लिए आप लोगों का जो भी योगदान रहा, इन समस्त योगदानों के लिए यह देश सदैव और सदैव आप लोगों का ऋणी रहेगा। और आज अमृत महोत्सव का पर्व आपका ये संस्थान भी मना रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसका प्रथम चरण, तीसरे दिन का समापन की ओर ले जाते हुए आप सबको अलविदा बोलती हूँ। आप लंच करिए और 2 बजे आप फिर से एकत्रित हो जाइए इसी पंडाल में इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के लिए। थैंक यू। कुछ खबर ये हमें बेवफा हो नहीं, बेवजह क्या हुई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। बात वो भी जो भी है, कोई बात वो नहीं यहाँ किसी में। वो है मेरी, बस है मेरी, शोर है कहीं गली गली में। बात वो भी जो भी है, वो बात वो नहीं यहाँ किसी में। वो है मेरी, बस है मेरी, शोर है यही गली गली में। हुस्न जाए शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आईना कुछ खबर मेरे हाथ की। थैंक यू।
व्याख्यान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें। विकास किया तो हमारे देश में जिस तरह से जो 7 महत्वपूर्ण क्रांति थी, जिसमें कि सबसे पहले था ग्रीन रेवोल्यूशन। बार बार जब से ये विज्ञान प्रसार का महोत्सव शुरू हुआ है तब से हम ये बार बार सुन रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जन जन में मतलब आज हर एक आदमी को जो लाभ मिल रहा है प्रतिदिन, वो जान रहा है कि वो इन सब लाभों, इन क्रांतियों की वजह से उसको क्या लाभ मिल रहा है। तो इसी तरह से हमारे देश में हम जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी में जो 7 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, मैं उन उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहली उपलब्धि है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि अनाजों और खाद्यान्नों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करना। तो हमारे भारत देश में जब आज़ादी के बाद से जो चुनौतियां थी उनमें से एक महत्वपूर्ण चुनौती थी खाद्यान्न का उत्पादन, क्योंकि उस वक्त हम उस आज़ादी के बाद हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसमें सबसे अहम था कि इतनी जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन कैसे किया जाए। तो हमारे बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक, जिनमें कि सबसे पहले नाम आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के प्लांट ब्रीडर बेंजामिन पियरी पाल। ये वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले एक वीट की ऐसी ब्रीड का उत्पादन किया जो कि टफ कंडीशन, जहाँ की बहुत सारी जिसमें एक ऐसी जीन को रोपण किया गया कि वो टफ कंडीशन में भी रह के और छोटा पौधा बन के और बहुत सारा अनाज या खाद्यान्नों का उत्पादन कर सके। तो सबसे पहले इन्होंने जो शोध किया वो गेहूं के लिए किया, पर बाद में ये चावल, मक्का, बाजरा व अन्य खाद्यान्नों के लिए भी किया गया। तो इस तरह से हमारे देश जो कि पहले 1947 के बाद से दूसरे देशों पर खाद्यान्न आयात करता था, बाद में हमारी इस क्रांति की वजह से हम अपने खाद्यान्नों को दूसरे देशों तक अब निर्यात भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इस क्रांति को MS स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जोड़ दिया। तो इस तरह से भारत को ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। तो नेक्स्ट जो क्रांति हमारे स्वतंत्र देश को जो मिली थी वो थी वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन यानी कि दुग्ध का भरपूर मात्रा में दुग्ध का उत्पादन एवं दुग्ध के बनाए गए प्रोडक्ट जैसे कि मक्खन, पनीर, दूध का पाउडर, इन सब में प्रचुर मात्रा में उत्पादन करना। हम आज़ादी के बाद से 1955 तक 500 टन का बटर और 300 टन का बेबी फूड के निर्यात के लिए भी कर सकें और नई टेक्नोलॉजी से इस तरह से दूध का उत्पादन कर सकें। तो इसी श्रेणी में जो वर्गीस कुरियन थे वो हमारे देश में आए और उन्होंने उस वक्त आनंद गुजरात में जाके एक बॉन्ड स्थापित किया और बाद में फिर वो अमेरिका जाके हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका चले गए। फिर वहाँ से लौट कर वहाँ की टेक्नोलॉजी जो थी, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने हमारे देश में इस क्रांति को एक बहुत बड़ा स्वरूप दिया और आज हम इस स्थिति में है कि आज हम जो है विश्व में बहुत बड़े दूध के निर्यातक भी हैं और दूध से बने हुए प्रोडक्ट के भी निर्यातक हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा क्रांति हमारे देश को मिली है वो है सैटेलाइट और कम्युनिकेशन की क्रांति। आप सभी जानते होंगे कि फिजिक्स में और सैटेलाइट और प्रोब की दुनिया में हमारे देश ने बहुत नाम, विश्व में बहुत नाम रोशन किया है और आज हम विश्व में अपना हरा झंडा फहरा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जैसे कि इसरो जो है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत पहले से ही इस कार्य में अपने आप इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें नाम सबसे पहले आता है जो हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जी का, जो कि उस वक्त चेयरमैन थे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1960 के दशक में। तो उस वक्त उनका जो विजन था कि हम अपने देश में और देशों की तरह कुछ सैटेलाइट्स लेके आएंगे और हम भी न्यूक्लियर पावर या इस तरह से हम भी अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और इन टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और वेदर प्रेडिक्शन में इनका इस्तेमाल करेंगे, ये उनका विजन था। बहुत से सैटेलाइट मिसाइल्स लेके आए हैं और उनका सफल परीक्षण भी किया है। उनमें सबसे पहला नाम था आर्यभट्ट सैटेलाइट का। ये 1975 में इसका लॉन्च किया गया, पर ये भी कुछ कारणवश असफल रहा, पर फिर भी हमने
असफलता नहीं मानी और हम निरंतर प्रयास करते रहे और हमने आगे जाके मंगल और चांद तक अपने जो है अपने भारत नाम का रोशन किया है। और हमने जो है कम्युनिकेशन टेलीविज़न सर्विसेज में हमने बहुत ही अग्रणी रोल प्ले किया है। बाद में हमारे देश ने इस तरह के सैटेलाइट के ज़रिए हमारे देश में आने वाले वेदर फोरकास्टिंग एवं साइक्लोन, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमें कुछ पता नहीं होता था कि कभी भी साइक्लोन आ जाता था और काफ़ी विनाशकारी साबित होता था। लेकिन आज के दौर में हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं सैटेलाइट के ज़रिए कि कब और कहाँ किस वक्त किसी तरह की तूफान या ये सब का प्रेडिक्शन हम पहले से ही कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति थी। नेक्स्ट जो क्रांति है वो है ड्रग्स और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की। ये चौथी बड़ी क्रांति है जो आज इसी क्रम में हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें और हमारे जो पुराने संस्थान हैं लाइक CDRI जो कि अग्रणी है दवा बनाने के दवा के शोध के लिए, और साथ में हमारी जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद जो कि आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, और CDRI के नेतृत्व में आज हम बहुत सी नई दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं और बहुत ही कम रेट में आज हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह वैक्सीन के लिए पहले हम बाहरी देशों पर डिपेंडेंट थे, पर आज के दौर में हम इंडिजिनस इंडियन वैक्सीन्स डेवलप कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है, इसमें है रोटा वायरस, देन हम मेनिंजोकोकल जो वैक्सीन है वो अब हम हिप करके जो वैक्सीन है वो आज हमारे देश में इसका उत्पादन होता है, मीजल्स रूबेला, और हाल ही में हमने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन किया और हम विश्व स्तर पर हम उस वैक्सीन का आज हमारा जो झंडा है पूरी दुनिया में फहरा रहा है, और आज हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है ये सब वैक्सीन्स देके दुनिया को। तो इसी क्रम में जो दूसरी बड़ी क्रांति है वो है C-DOT एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन। आज हम देख रहे हैं कि हम सबके पास मोबाइल है और हम विश्व में कहीं भी बैठे हुए अपने किसी भी दोस्त से अपने रिश्तेदार से आराम से बात कर सकते हैं और लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। इसी क्रम में हमारे देश ने जो विकास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो इसमें जो नाम आता है गवर्नमेंट का जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और TRC TFIR जिनका कि लीडरशिप किया था सैम पिट्रोडा ने, इनके ज़रिए आज हमने यह क्रांति हासिल की है। आगे बढ़ते हुए जो छठी बड़ी क्रांति है वो है IT रेवोल्यूशन एंड रेलवे कंप्यूटराइजेशन। IT रेवोल्यूशन, सबसे पहले हम IT रेवोल्यूशन की बात करते हैं। हमारे देश को आज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो गढ़ है उसकी तरह भी देखा जाता है। इसलिए इसमें हमारे देश ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है और आज हम जो हमने 1980 के दशक में रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन प्रोजेक्ट जो था रेलवे का लॉन्च किया था 1986 में, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे देश के लिए, जो हमने इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए और इतने सकुशल हमने रेलवे डिपार्टमेंट को दिया, और ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो सातवीं बड़ी क्रांति है वो दिखाना चाहती हूँ, लगाओ ज़रा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ आपको क्योंकि हम ICMR इंस्टीट्यूट पर वर्क करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ मेडिकल के क्षेत्र में हमने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं और हमने जिस तरह से अचीवमेंट हमारे देश को मिला है, चाहे वो ICMR से मिले हो या CSIR से, DBT से, DST से, वो मैं उसका छोटा कुछ प्रेजेंटेशन मैंने स्लाइड्स बनाए हैं तो मैं उसके ज़रिए आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। ICMR जिसको कि इंडियन रिसर्च फाउंडेशन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, इसका गठन 1911 में हुआ था और ये एक सबसे पुरानी संस्था है जो विश्व में बायोमेडिकल रिसर्च के लिए जानी जाती है। ये संस्था जो है 1949 में ICMR की एक एपेक्स बॉडी के रूप में 1949 में ये फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन बन के आया। इस संस्था के हमारे देश में 26 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग रीजनल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। उसमें से एक इंस्टीट्यूट हमारा भी है, तो हमने ये हमारा इंस्टीट्यूट शुरुआत से ही अग्रणी रहा है मेडिकल रिसर्च में योगदान देने के लिए। इसी क्रम में मैं CSIR इंस्टीट्यूट का बारे में बताना चाहूँगी। यह इंस्टीट्यूट 1942 में
स्थापित हुआ, इंस्टीट्यूट नहीं सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। और ठीक जैसे कि 1975 से 2022 तक का जो पीरियड रहा है वो उसको हम मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट के लिए एक अच्छा समय हमें पता चल रहा है। इस समय से ही हम माइलस्टोन अचीवमेंट आपके सामने शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि कहा मैंने, आर्यभट्ट को इंडिया ने लॉन्च किया था इस सैटेलाइट को 19 अप्रैल 1975 में, जो कि आर्यभट्ट जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे उनके नाम पर इसरो ने इसे बनाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आगे वर्क नहीं कर पाया, शॉर्ट लिव था और ये सक्सेस नहीं मिली इसे। लेकिन इसके बाद में जो नेक्स्ट अचीवमेंट है या वो हम दिखाना चाहते हैं, नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो हमारे देश में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम मिला था दैट वाज इन 1978 और ये कोलकाता में इसका जो है ये बच्चा हुआ था और इसको फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए इसका उत्पत्ति हुआ। और जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जी ने इसमें अपना रोल प्ले किया था और ये बेबी का नाम था दुर्गा। और तो ये एक सक्सेसफुल जो बेबी कंसीव हुआ था बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक हमारा जो अचीवमेंट है स्वतंत्र भारत का। नेक्स्ट राकेश शर्मा एक अग्रणीय नाम है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राकेश शर्मा जी का नाम सबसे पहले आता है जो सबसे पहले चांद तक पहुंचे थे और स्पेस ट्रैवलर थे और ये वहां तक की जर्नी इन्होंने रशियन एस्ट्रोनॉट्स के साथ में तय की थी। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट जो हम अपनी अचीवमेंट आज़ाद भारत की बताएंगे वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। तो डॉक्टर लालजी सिंह जो थे वो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया भी उनको कहा जाता है। ये इस टेक्नोलॉजी को वो हमारे देश में लेके आए थे, स्थापित किया था और इसके ज़रिए जो है सबसे पहला जो नैना साहनी कांड था और तंदूर जो मर्डर था उसकी गुत्थियाँ भी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए सॉल्व की गई थी। और ये एक बहुत ही चमत्कारिक तकनीक थी जिसके ज़रिए आज हमारे हिंदुस्तान को जाना जाता है। नेक्स्ट जो है चंद्रयान जो है 2008 में। तो ये मैं क्रम के एक सालों के क्रम से आगे बढ़ रही हूँ, जिस क्रम में जो शोध हुआ और जो हमें अचीवमेंट मिला। तो 1991 के बाद नेक्स्ट है 2008। तो इसमें हमने चंद्रयान जो हमारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है चिकित्सा के क्षेत्र में वो है पोलियो फ्री इंडिया। तो इस मुहिम में हम आगे बढ़ते हुए हमने जहाँ की 2014 से पहले हमारे देश में हमने पल्स पोलियो का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम जो है कोऑर्डिनेट किया था और इसको ये ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी हेल्थ अचीवमेंट थी हमारी कंट्री के लिए। और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था पोलियो का वो हुआ था 1978 में विद द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। बाय 1984 हमने 40% ऑफ जो इन्फेंट हैं हमारे देश के उनको कवर किया था और 2014 में हमने भारत को पोलियो फ्री कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट जैसे कि अभी हम कोरोना पैंडेमिक 2 साल से हम झेल रहे हैं। तो 2020 में जब कोरोना का पैंडेमिक आया तो उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारा भारत देश जो है कुछ इस तरह का बहुत बड़ा अचीवमेंट करेगा कि हम लोग आज हम विश्व में जाने जाते हैं अपने इंडिजिनस वैक्सीन के लिए, कोवैक्सीन के लिए। तो आज हमारे देश ने 80% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया है। तो ये मनसुख मंडाविया जी ने फ्राइडे को अनाउंस कर दिया था कि 80% हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो दोनों वैक्सीन के जैब से उनको डोजेस दे दिए गए हैं और वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारे जो देश है वो अभी हम लोग 100% हमें अचीव करना है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट है हम लोग 100% इस वैक्सीनेशन कवरेज पूरा कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये भी कुछ दिन पहले ही हमारी मोबाइल BSL-3 मोबाइल लेबोरेटरी जो है वो महाराष्ट्र में अभी लॉन्च की गई है। इस जो लैब का उद्घाटन हमारे
हेल्थ मिनिस्टर और हमारे ये जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत इसका लॉन्च हुआ और इसका डेवलपमेंट हुआ। ये हमारी इंडियन कंपनी के द्वारा किया गया था और इसमें जो अहम रोल प्ले किया है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। वहाँ के वैज्ञानिकों ने मिलके और क्लिनजॉइड जो हमारी नेशनल कंपनी है उसने एक मोबाइल BSL-3 वैन का मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी का लॉन्च किया महाराष्ट्र में। ये अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, इसी महीने इसका सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुआ है। नेक्स्ट जो अचीवमेंट है नाउ, अभी हम जैसे कि बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमने कैसे एडवांसमेंट की है और वे फॉरवर्ड क्या है, आगे हम कैसे इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, एडवांसमेंट हमारे देश में किस तरह से होगी, ये सोच के साथ में ये मैंने बनाया है। तो जैसे कि हमने आज हमारे जो आत्मनिर्भर भारत जो हमें जिस बोला जाता है कि हमने कोरोना की टेस्टिंग के लिए लगभग 3000 RT-PCR लैब जो हमारे कंट्री लेवल पे काम कर रही हैं, उसमें हम लोग प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में सैंपल टेस्ट करते हैं और ये बहुत ही फास्ट डायग्नोस्टिक जो टेस्ट रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी है इनमें 78 से झेल रहे हैं। हालांकि हमने इसको कम करने में सक्सेस पाई है, फिर भी हमारे जो 10% से 11% जो जेई के केसेस होते हैं उसके लिए हमें अभी भी जेई की वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जेई की वैक्सीन जो है हम चाइना से पहले लेते थे और चाइना से ही हमें वैक्सीन हमें जो है मिलती थी। बहुत महंगी वैक्सीन है और जो है हमारे पास उस वक्त तक कोई वैक्सीन नहीं थी। तो हमारे देश ने भारत बायोटेक ने मिलके आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलके हमारी जो इंडिजिनस जेई की वैक्सीन बनाई थी उसको जेनवेक के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन के जरिए हम जो है हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है कि हम जेई के लिए वैक्सीनेट कर सकें अपने बच्चों के लिए। फ्यूचर था उस पर ये काम किया गया है कि भविष्य में होने वाली जेनेटिक डिजीजेस या रेयर डिसऑर्डर्स या प्रेडिक्टिव मेडिसिन से हम उनको किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। तो इन जो है ऑब्जेक्टिव के साथ इस प्रोजेक्ट का जो है नींव रखी गई थी। तो हमारे देश में IGIB जो कि CSIR का बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पर जनवरी 1990 में पहले भारतीय होल जीनोम सीक्वेंस का सीक्वेंसिंग किया गया जो कि विश्व में दूसरा था। तो इस तरह से हमारे देश ने भी ये जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए कि हम भी 1949 में जो है इस एपेक्स आईसीएमआर एज एपेक्स लेबोरेटरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1944 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के ज़रिए हमने डाइटरी अलाउंसेस का रिकमेंडेशन दिया। तो ये जो डाइटरी अलाउंसेस थे ये पहली बार हिंदुस्तान में हमने इसको हर 10 साल में इसका अपडेशन होता रहा है। तो ये एक हमारी जो आज़ादी के बाद से हमारे बीच जो चुनौती थी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किस तरह से इसको करेंगे और आगे हमें किस तरह से ये रखना है ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है सस्टेनेबिलिटी जो इसको जो है हम सस्टेन कर सकें हमारी ह्यूमन हेल्थ को। तो इसलिए हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इस तरह से ये इन्होंने ये न्यूट्रिएंट्स रिकमेंडेशन दिए। 1986 में जबकि हमारे यहाँ HIV का प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा था, उस वक्त से नारी जो है आईसीएमआर जो कि नारी पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ ही मिलके काम करता था। तो उस वक्त 1986 में HIV का सीरो सर्विलेंस किया गया। देन फाइलेरियसिस पे हमारा बहुत बड़ा काम हुआ था। इसमें हमने बुर्गियन फाइलेरियसिस पे इसको डिटेक्ट किया और यहाँ से हमारी फाइलेरियसिस के ऊपर एलिमिनेशन के लिए जो भी वर्क रहता है उसमें हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज हम पोलियो 2014 में जैसे हमने पोलियो फ्री कर दिया है हिंदुस्तान को, तो इस पोलियो रिसर्च में आईसीएमआर ने अपना योगदान दिया। उसके बाद 2005 में डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट किट जो कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कालाजार के लिए बनाई गई। 2011 में वेस्ट नाइल वायरस का डिटेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले इसका आउटब्रेक होता था, लेकिन हमारे देश में पहला आउटब्रेक 2011 में देखा गया और जो कि केरला से था। 2012 में भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की गई जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स के ऊपर था। और इसी वर्ष हमने पैथोजन डिटेक्शन किट्स जो कि डिफरेंट पैथोजेंस जो फूड में होते हैं
और उनको डेवलप किया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हमने इंडस्ट्रीज़ को। और इसके बाद 2013 हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। हमने पहला BSL-4 लैब, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में हमारा संस्थान है, वहाँ सबसे पहला लैब तो भोपाल में था, जो कि एनिमल पे रिसर्च करता था, HSIDL। लेकिन हमारा जो सेकेंड जो लैब था, जो कि ह्यूमन पर मेडिकल रिसर्च करता था, तो हमारा पहला लैब हमें 2013 में NIP पुणे को मिला। इस लैब की वजह से ही हमने बहुत सारे आउटब्रेक्स की स्टडी की, और जैसे कि हमने आज कोरोना वायरस है या इबोला वायरस है या जो भी CCHF है, इन सबको हमने इसमें वायरस आइसोलेट किया, और हमने भिन्न रिसर्च, TB के कंट्रोल और जो ड्रग डेवलपमेंट्स हैं, ड्रग ट्रायल्स हैं, इन सब के ऊपर एक कंसोर्शियम बनाया गया। और 2016 में इस तरह से TB का कंसोर्शियम ICMR ने एस्टेब्लिश किया TB रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद 2016 में हमने नॉलेज हब ऑन स्मोकलेस टोबैको, या कहेंगे कि हमने कैंसर के कंट्रोल के लिए हमारा जो WHO के साथ मिलके हमने एक कन्वेंशन तैयार किया टोबैको कंट्रोल, और ये ग्लोबल लेवल पर था। तो इस तरह का मुहिम हमने 2016 में स्थापित किया विद WHO। 2017 में डिजीज़ बर्डन का एस्टिमेट किया स्टेट लेवल डिजीज़ के लिए, और हमने हमारा जो ICMR का NIB संस्थान है, उसकी उनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी किट, जो कि इंडिजिनस सेलिब्रेशन फॉर हेल्थ प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया विद द पार्टनरशिप ऑफ WHO एंड 10 कंट्रीज टू कम्बैट इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस इन साउथ ईस्टर्न रीजन। तो इस तरह से हमने साउथ ईस्टर्न जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एक जो है स्थापना, और इस पर एक प्रोग्राम हमने एक कोलैबोरेटिव एफर्ट किया टू कम्बैट द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, जो कि वहाँ और यहाँ दोनों जगह सर्कुलेशन में है। इसके साथ ही हमने 2019 में निपा वायरस के लिए डिटेक्शन किट बनाई, जो कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है निपा के डिटेक्शन के लिए, इसको स्थापित किया। देखते हुए जो है एक ऐसी बुक एस्टेब्लिश की जिसमें कि गांधीयन कल्चर को अपनाते हुए हम कैसे डिजीज़ हेल्थ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम कर सकें, और अपनी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे निदेशक महोदय जी और उनकी टीम ने गांधी जी के जो उनका मातृत्व स्थल है, और जहाँ से हैं वो गुजरात में, वहाँ से उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे ICMR के लिए कि इस तरह की महात्मा गांधी जी के लाइफस्टाइल्स के ऊपर हमने एक बहुत ही उम्दा बुक जो है पब्लिश की है। और मैं आज बताना चाहूँगी, आज हमारे ICMR ने 76 करोड़ 35,69,000 जो है टेस्ट आज कल तक हमने इतने टेस्ट कर लिए हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ हमने 74 करोड़ वैक्सीन डोजेस का एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है हमारी कंट्री लेवल पे। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये मॉडर्न इंडिया का जो है इस अचीवमेंट से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पर हमने अपने जो प्यारे साथियों को इस कोरोना पैंडेमिक में सेकेंड वेव में थर्ड वेव में खोया है। तो हमें लगता है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी पैंडेमिक जैसी सिचुएशन अगर आती है तो उसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इसी लाइन्स के साथ में मैं ये जो अपना लेक्चर है इसको समाप्त करना चाहूँगी, और आप लोग ने सुना, आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में हो रही विकास की विभिन्न उपलब्धियों, न सिर्फ ICMR बल्कि अन्य संस्थानों के द्वारा किए हो रहे विकास के बारे में भी बताया। एक बार फिर डॉक्टर हीरावती देवल को धन्यवाद। अब मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आएं और डॉक्टर हीरावती देवल को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सारा डिस्क्राइब किया है, तो इसको बढ़िया सा एक राइटर तैयार करके पेपर में भी दे सकते हैं कि इसमें 16 में क्या किया, 14 में क्या किया, 17 में क्या किया, और बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं। तो हर कल आइए 12 बजे कर दिया इसको। अनुमति चाह रहे थे कि यदि हम